तो आज फिर बहुत खुशी का मौका है और हम आए हैं यहाँ गफ़ार मंजिल न्यू दिल्ली मोहम्मद अजहर साहब के घर। मोहम्मद अजहर साहब की बेटी मरियम अजहर ने 12th एग्जामिनेशन में 92% मार्क्स हासिल किए हैं। ये हम सब के लिए बहुत खुशी का मौका है। मोहम्मद अजहर साहब हमारे रिनाउंड टीचर मरहूम ईसा साहब, जनाब ईसा साहब के बेटे होते हैं दधेड़ू से, और जनाब मोहम्मद अजहर साहब और इनके भाई मोहम्मद खालिद साहब सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं ओखला के, और अजहर साहब GW के प्रेसिडेंट हैं, और खालिद भाई आप से ओखला कंस्टिट्यूंसी के प्रेसिडेंट हैं, और एजुकेशन में एक बहुत ही अच्छा मुकाम रहा है अजहर भाई की फैमिली का। सभी भाई, गुड्डू भाई, शारिक भाई, सभी बहुत अच्छी पोजीशंस पे हैं, और उसी सिलसिले को आज मरियम अजहर ने आगे बढ़ाया है, और ये हम सब के लिए बहुत खुशी का वो है। तो बहुत बहुत मुबारक हो अजहर साहब, और मरियम आपको भी बहुत मुबारक हो। आपसे बात करने आए, हम पूछने आए कि जो इतना अच्छा स्कोर किया है आपने 12th में, 92% मार्क्स हैं आपके। कैम्ब्रिज श्रीनिवासपुरी से आपने 12th किया है, तो कैसा महसूस हो रहा है मरियम, आपको कैसा लग रहा है? इतना अच्छा स्कोर है आपने, जो हमारी लड़कियां तैयारी कर रही हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? 92% मार्क्स हैं आपके। अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। कैसे पढ़ाई करती थी मरियम, आप कुछ बताएंगे? आपके जो 92% मार्क्स आए हैं। जी, मैंने सेल्फ स्टडीज ही मोस्टली करी है, एंड फिजिक्स के भी मैंने होम ट्यूशन लिया था, लाइक फॉर फ्यू मंथ्स। ओके, तो टाइम टेबल कैसे बनाते थे? आपका डेली रूटीन कैसे था? लाइक कोई स्पेसिफिक नहीं था, लाइक स्कूल से आके थोड़ा सा रेस्ट करके मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। एंड डेली कैसे पढ़ते थे? किस तरह से सब्जेक्ट वाइज कैसे पढ़ाई करते थे आप? लाइक कोई स्पेसिफिक नहीं था, लाइक जिसके लिए जो मन किया, लाइक उसको प्रेफरेंस देकर अच्छा, स्टडी। बिल्कुल। कौन सी बुक से पढ़ते थे? आपका कोई मेन सब्जेक्ट बुक कौन सी बुक से पढ़ते थे आप? मेन सब्जेक्ट मोस्टली NCERT की, एंड फिजिक्स के लिए SLR। राइट, तो फिजिक्स के लिए आप ये दूसरी बुक्स क्यों NCERT से उसमें नहीं? NCERT में सॉल्विंग के लिए इतने क्वेश्चंस नहीं है जितने कि हमें पेपर के लिए प्रिपेयर करने के चाहिए। बहुत अच्छा। देखिए, मैं पिछले हफ्ते जब मैं आपके खालू के यहाँ गया था, गफ़ार साहब के यहाँ, तो वहाँ आयशा ने भी हमें यही बताया था। आयशा का 16th रैंक है B.Arch में, ऑल इंडिया में उनका 16th रैंक है। तो उनका भी यही कहना था कि सेल्फ स्टडी जो है वो हम सब के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है, कि अगर हम अपनी बुक्स को अच्छे से एक प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ते हैं। और यही फीडबैक हमें मरियम से भी मिला है कि जो स्टूडेंट्स NCERT पे फोकस करते हैं, NCERT के जो अपनी बुक्स है, सब्जेक्ट बुक्स है, उसको अच्छे से पढ़ते हैं, उसके जो क्वेश्चंस करते हैं, सॉल्व करते रहते हैं, तो वो स्कोर करने में उनको मदद मिलती है। वही हमें मरियम ने भी बताया। तो मरियम का बहुत अच्छा स्कोर है। आगे क्या प्लानिंग है आपकी? आगे MBBS के लिए प्लान है। तो कैसे पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए आप? अभी तो I took a drop नीट की प्रिपरेशन के लिए। बहुत अच्छा भाई, नीट की तैयारी कर रही हैं अभी आप, तो बहुत बहुत हमारी तरफ से बहुत सारी दुआएं आपके लिए, और हम दुआ करते हैं कि आप अच्छी कामयाब डॉक्टर बने, और आपकी जो फैमिली में एक एजुकेशन का एक अच्छा हो रहा है उसको आगे बढ़ाएं। आपके दादा जनाब ईसा साहब होते थे, तो उनका एक मयार रहा है एजुकेशन में, और सभी उनके जो बच्चे हैं उनका भी एक वो रहा है। अजहर भाई के जो अजहर भाई एंड ब्रदर्स हैं उनका एक वो रहा है। बिजनेस में देखिए अच्छा मुकाम हासिल किया है, और एक अपना जो वो है, जैसे अजहर साहब अभी इसमें है, तो ये इस सिलसिले को आप आगे बढ़ाएंगे, ऐसी हमारी दुआ है। अब हम अजहर साहब से, आपके पापा से बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, और बहुत मुबारक हो। ठीक है, तो अजहर साहब बहुत बहुत मुबारक हो, और ये बड़ी खुशी का मौका है। तो किस तरह से आप, क्या प्लानिंग है आपकी, मतलब किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं आप बच्चों को, और दूसरे बच्चों को क्या करना चाहिए, किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए? प्लीज़, आप प्रेसिडेंट है तो पूरी कम्युनिटी के लिए क्या मैसेज है आपका? मेरी सभी पेरेंट्स के लिए एक राय होगी कि बच्चों पे कोई प्रेशर ना दिया जाए, उनको फ्री हैंड छोड़ा जाए, जिसमें उनका इंटरेस्ट हो उसमें उनको आगे प्रमोट किया जाए। अगर वो मेडिकल में जाना चाहते हैं तो मेडिकल के लिए प्रमोट करें,
या कोई अदर लाइन चूज करना चाहते हैं, प्रेशर से बच्चा कामयाब नहीं होता। मैंने अपने दोनों बच्चों को फ्री हैंड छोड़ा हुआ है कि वो जो भी चाहें वो करें। उसमें माशाल्लाह मरियम ने शुरू से ही डिसाइड किया हुआ था कि मुझे मेडिकल लाइन में जाना है, और ये 6 क्लास से इसने अपना टारगेट रखा है। तो मैंने उसको आगे बढ़ाने के लिए जो भी मेरे से सपोर्ट हो सकती थी उसके लिए मैंने कोशिश की। अजय साहब, आजकल जैसे हमारे पास ऐसा है कि जो रिसोर्सेज माँ बाप प्रोवाइड करते हैं, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है कि जो दूसरे बच्चे हैं और हम जो गांव में रहते हैं बच्चे या दूसरी जगहों पे हैं, किस तरह से आज जो एजुकेशन का जो वो है उसमें कैसे हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, या पेरेंट्स का क्या रोल हो सकता है उस पर प्लीज थोड़ा सा। जहाँ तक मेरा मानना है, आज के दौर में अगर बच्चे पढ़ना चाहेंगे तो फाइनेंस कोई बड़ा इशू नहीं रहेगा, क्योंकि काफ़ी लोग कोशिश करते हैं कि भाई अगर किसी बच्चे ने सेल्फ स्टडी करके वो आगे बढ़ रहा है और उसके लिए कोई सपोर्ट की भी ज़रूरत है, तो हमारी GWA भी है, लोकल गांव के लोग भी सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। तो मैं लगता हूँ अगर बच्चा पढ़ने वाला है तो इंशाल्लाह उसको कोई नहीं रोक पाएगा। फाइनेंस मतलब पैसे की वजह से बच्चा अगर तालीम नहीं ले पा रहा तो वो मुझे नहीं लगता कि आज के दौर में कोई परेशानी की बात है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि जैसे मैं कई जगह जाता हूँ तो वहाँ पे पेरेंट्स का भी ये कहना है कि कोटा में हम नहीं भेज सकते बच्चों को, या हमारे पास इतना वो अफोर्ड नहीं कर सकते हम महंगी कोचिंग को। तो उसके लिए क्या ऐसे कोई बच्चों को क्या करना चाहिए? इसके लिए मेरी पेरेंट्स से एक बहुत मौजबाना दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को अपने पास रख के तालीम दें, बिल्कुल प्रेशर ना दिया जाए और उनको अपने घर पे रख के सेल्फ स्टडी कराया जाए। उससे बेहतर कोई ऑप्शन मुझे नहीं लगता कि हो। ये बात सही कही आपने। जैसे कि आजकल देखने में ये आ रहा है कि हम देखा देखी में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि मेरा बच्चों का इंटरेस्ट भी हमें जानना चाहिए कि बच्चा करना क्या चाहता है। तो ये जैसे हम ये करते हैं कि अगर वो बीटेक कर रहा है तो हमारा बच्चा भी बीटेक करना चाहिए, इसके बारे में क्या है? कोर्स सिलेक्शन के बारे में एक बात कही है कि बच्चों को फ्री हैंड छोड़ें। और उनका जो इंटरेस्ट, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ साइड जाना चाहते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लिटरेचर की तरफ जाना चाहते हैं, और हम उनको इस लाइन में डालेंगे तो वो मुझे लगता है कि वो कैरियर नहीं बना पाएंगे। तो उनको फ्री हैंड छोड़ें, वो जिस लाइन को चूज करना चाहें उस लाइन को उनको आगे बढ़ाएं। अच्छा, लड़कियों की एजुकेशन के बारे में आपका क्या कहना है? गर्ल्स एजुकेशन, अगर गर्ल्स की एजुकेशन नहीं हुई तो मुझे लगता है कि हमारा समाज बहुत पीछे चला जाएगा, क्योंकि एक लड़की एक घर नहीं कई घर को लेकर चलती है। जब तक यहाँ रहेगी वो अपने इस घर में तालीम लाएगी, और जब वो अपनी ससुराल जाएगी तो वो दूसरे घर में भी तालीम लाएगी। बिल्कुल, मेरा कहना यह है कि बच्चियों की तालीम के बिना हम हमारी कम्युनिटी या हमारा समाज ऊपर नहीं उठ सकता। तो बच्चियों की तालीम दिलवाएं, और उसके लिए बच्चे में और बच्ची में कोई फर्क ना करें। कोशिश करें कि जितनी भी ज़्यादा बेहतर तालीम दिलवा सकते हैं उन्हें कोशिश करें। उसके लिए चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े, मैं तो यही कहूँगा कि एक टाइम का खाना चाहे छोड़ दें, लेकिन तालीम से दूर ना जाएं। बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जैसे हमारा अभी कई जगह जाना हुआ तो वहाँ ज़्यादातर जो टॉपर्स हैं उनका यही कहना है कि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट वे टू कम्पीट और एनी एग्जामिनेशन टू स्कोर इन सम एग्जामिनेशन। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? विदाउट सेल्फ स्टडी बच्चा कामयाब हो ही नहीं सकता। फंडामेंटल्स 100% जिस बच्चे ने सेल्फ स्टडी करने की आदत है, और ज़्यादा भी मत करिए, 24 घंटे में से 8 घंटे सेल्फ स्टडी करे बच्चा बहुत है। सेल्फ स्टडी से ही बच्चा कामयाब होगा। कोचिंग कितनी ही आप करा लो, अगर वो घर पे आके नहीं पढ़ेगा तो मुझे नहीं लगता कि बच्चा कामयाब होगा। जिस बच्चे में सेल्फ स्टडी की आदत है तो मुझे लगता है कि उसको बहुत ज़्यादा कोचिंग की या ट्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो काफ़ी चीज़ें अपना आप ही निकाल लेता है। और एनी अदर मैसेज फॉर पेरेंट्स और कुछ कॉमन मैसेज फॉर स्टूडेंट्स आपकी तरफ से? मैं तो एक मैसेज ये देना चाहूँगा कि हमारी कम्युनिटी के लोग या हमारे समाज के लोग तालीम पे पूरा ध्यान दें। अच्छा, जैसे आजकल बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं या ऑनलाइन कोचिंग भी आजकल अवेलेबल है। ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? किस तरह से ये ऑनलाइन जो कोचिंग्स हैं या ऑनलाइन पोर्टल्स हैं वो लड़कियों के लिए या दूर हमारे रिमोट एरियाज़ में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकते हैं? हम तो दिल्ली में रहते हैं तो हमें हमारे लिए कोचिंग्स बहुत अवेलेबल हैं और आसानी भी है।
लेकिन जो बच्चे गांव में रहते हैं उनके लिए ऑनलाइन कोर्सेज बहुत बेनिफिशियल है जी। और उसका वो फ़ायदा भी उठा रहा है। एक मेरी बहुत अजीज बच्ची है, उसने 12th किया था तो वो 300+ स्कोर उसने उसी से किया है, ऑनलाइन कोचिंग करके। ऑनलाइन कोचिंग से भी बच्चों को फ़ायदा हो रहा है और जो रिमोट एरिया में लोग रहते हैं नहीं कोचिंग कर सकते तो उनको वहाँ से उसका भी बेनिफिट होना चाहिए। और सही मुझे है। लगता है कि आने वाला दौर तो कहीं ऐसा ही ना हो कि ऑनलाइन पे ही सब चला जाए, एजुकेशन ही ऑनलाइन ना हो जाए, लेकिन उसको हम सही तरह यूज़ करें, उसको गलत तरीके से नहीं यूज़ करें। बिल्कुल छोटे सही। बच्चों में जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं उससे बहुत सारा समाज को नुकसान भी हुआ है कि वो बच्चे मोबाइल्स के इतने आदी हो गए कि वो दूसरी चीज़ों में भी इन्वॉल्व हैं। तो वो उसमें भी यह हमें है कि ख्याल रखना पड़ेगा, जो अवेलेबल रिसोर्सेज टाइम के साथ हमें उसी तरह अवेलेबल रिसोर्सेज हैं जैसे मोबाइल हैं और उसका जो हमें मिला है या हम अपने बच्चों को देते हैं उसका भी प्रॉपर वो देखना चाहिए कि कंट्रोल क्या करना। कंट्रोल करना चाहिए। वही डिवाइस खास तौर से स्कूल तक बच्चे, स्कूल तक बच्चे स्कूलिंग जब तक हो बच्चे की तो उसको माँ बाप को, पेरेंट्स को मॉनिटर करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए। बहुत ज़रूरी। तो ये बहुत अच्छा मैसेज यहाँ हमें DW प्रेसिडेंट अजहर साहब ने बताया है कि जो भी रिसोर्सेज हम अपने बच्चों को देते हैं, चाहे वो मोबाइल हो चाहे कोई दूसरे स्टडी मटेरियल्स हो, इस तरह के उसको हमें डे टू डे चेक करना चाहिए कि क्या कर रहे हैं बच्चे। और क्योंकि हमारे जो ये मॉडर्न डिवाइसेस हैं ये लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसका प्रॉपर यूज़ करके हम कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को बीट कर सकते हैं। कई स्टूडेंट्स ऐसे मिले मुझे सहारनपुर मुजफ्फरनगर में जिन्होंने सेल्फ स्टडी की और केवल जो ऑनलाइन पोर्टल्स थे उनसे ज्वाइन करके कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नीट और जी मेंस को क्लियर किया है। तो उससे फ़ायदा ये है कि जो स्टूडेंट्स बहुत महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते वो अपनी बुक्स, क्योंकि सभी क्वेश्चंस का आंसर हमारी बुक्स में है। कोई भी एग्जामिनेशन या कोई भी टेस्ट को हम अपनी बुक्स को अच्छे से पढ़ के और जहां हमें लगता है कि हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो ऑनलाइन जो कोचिंग्स हैं या पोर्टल्स हैं वो भी एक अच्छा ऑप्शंस है। उसमें डेली टेस्ट, डेली मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज और जो हमारा एंट्रेंस डे का जो वो होता है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं मॉक टेस्ट के थ्रू, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और कोविड टाइम में मैं बहुत सारे स्टूडेंट से मिला हूँ जिन्होंने नीट किया है विदाउट एनी कोचिंग, और जैसे अभी हमें मरियम ने बताया कि उन्होंने भी अपनी मैक्सिमम जो है अपनी सेल्फ स्टडी की है और उससे ही उन्होंने 90+ स्कोर किया है। तो जितने टॉपर्स हैं उनका वो ये कॉमन फीडबैक रहा है कि सेल्फ स्टडी पहले फंडामेंटल्स और जो बेसिक्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी होता है, और उसके बाद जब कहीं ज़रूरत होती है तो फिर ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग का आप जैसे अजहर साहब ने भी बताया है कि वो उसका हम एज पर नीड जो है उसको कर सकते हैं कि ऑफलाइन की आपको ज़रूरत है तो ऑफलाइन के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और ऑनलाइन में बहुत सारे सस्ते ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हर तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फिजिक्स वाला है, अनअकैडमी है और आकाश आई ट्यूटर्स हैं, वहाँ ऐसा स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया और उससे काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है।